आज हम बात करेंगे स्टे वैकेंसी राउंड की। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारा जो अगला वीडियो होगा वो हम बनाएंगे स्टे वैकेंसी राउंड में। और जो हमारा लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा रिस्पांस रहा था वेबसाइट पे वो इसी टॉपिक के ऊपर रहा था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर भी इसी टॉपिक के ऊपर हुए थे कि स्टे वैकेंसी राउंड होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या इसके फ़ायदे क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, किन बच्चों को इसके लिए वेट करना चाहिए। और लास्ट ईयर जिन बच्चों ने वेट किया लास्ट राउंड तक, स्टे वैकेंसी राउंड तक, स्टे वैकेंसी राउंड को कुछ स्टेट में कॉलेज लेवल काउंसलिंग CLC भी कहा जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि स्टे वैकेंसी राउंड होता क्या है। इससे पहले कौन कौन से फेज होते हैं काउंसलिंग के, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे ही आपका नीट का एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा 12 सितंबर को, उसके बाद आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है बिफोर 15 अक्टूबर। उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक थोड़ा सा टेंटेटिव आइडिया दे देता हूँ कि कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कैसे कैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी और कैसे कैसे उसको आपने फॉलो करना है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। ये मैंने जो लिया है वो लास्ट ईयर का हमने लिया है कि लास्ट ईयर जो काउंसलिंग शेड्यूल था, ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है दैट इज़ फॉर ऑल इंडिया कोटा। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि काउंसलिंग दो तरीके से होती है। एक होती है, दो तरीके से नहीं, इनफैक्ट आप कहेंगे दो लेवल पे होती है। एक होती है ऑल इंडिया लेवल पे और सेकंड होती है आपकी स्टेट लेवल पे। ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कौन करता है? जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं इंडिया के, उनकी 15% सीट्स ऑल इंडिया में चली जाती हैं। लास्ट ईयर तक इसमें सिर्फ कुछ कॉलेजों में EWS कोटा या OBC कोटा होता था, लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया OBC कोटा और EWS कोटा। उसका भी कुछ लोगों को एडवांटेज मिलेगा, खासकर जो EWS कैटेगरी में है उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। OBC में हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 नंबर का फर्क इसमें पड़ेगा। तो हमें ये समझना है कि काउंसलिंग प्रोसेस होता क्या है, ताकि आप एक अच्छे से काउंसलिंग करके आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकें। लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो ये 27 अक्टूबर से ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग शुरू हुई थी। ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट के जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 15% सीट, जितनी भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं, लास्ट ईयर तक 46 डीम्ड मेडिकल कॉलेज थे, उनके 100% सीट इसमें कवर होती है। इसके अलावा 3 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU, AMU और दिल्ली यूनिवर्सिटी। वो तीनों की काउंसलिंग भी यहीं से होगी। इसके अलावा जितने भी एम्स इंडिया में हैं, 19 लास्ट ईयर तक थे, इस बार हो सकता है कि कुछ और भी बढ़ जाएं। और 2 जिप्मर, वो भी इसी के थ्रू काउंसलिंग करते हैं, उसी के थ्रू आपका एडमिशन होता है। इसके अलावा ESIC, जो ESI के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे एक वीडियो में। इसके अलावा जो सबसे रेपुटेड कॉलेज माना जाता है दैट इज AFMC, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, दैट इज सिचुएटेड इन पुणे, उसकी भी जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटा से होती है। अब जो लोग नए हैं, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को जानकारी होगी, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ। ऑल इंडिया में अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उसमें भी 2 तरह की काउंसलिंग होती है, एक डीम्ड कॉलेज की, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फीस रहेगी दैट विल बी 11,000, 10,000 प्लस 1,000 फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो मैं लास्ट ईयर तक की जो आपको फीस बता रहा हूँ वो रहती है 5,500 रुपीज़। इस बार ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी फीस, हो सकता है कि 200, 400, 500 रुपये बढ़ जाए, अदरवाइज ये सेम ही रहेगी। इसके अलावा अगर आप डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो फीस देनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 2,05,000 रुपये। इसके लिए मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि ये जो फीस की पेमेंट है, आप चाहें तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, लेकिन आपको ये
इंश्योर करना है कि जिस भी कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी लिमिट 2,05,000 होनी चाहिए। कभी कभी क्या होती है कि कार्ड की लिमिट होती है 2 लाख रुपए, और क्योंकि आपको सारी पेमेंट एक साथ करनी होती है तो कभी कभी पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो टाइमली ये इंश्योर कर लें कि जो आपके कार्ड की लिमिट है उससे आप 2,05,000 की पेमेंट एक साथ कर सकते हैं। ऐसा कार्ड आपने यूज करना। और हमेशा कोशिश ये करें कि अपना ही कार्ड या अपनी नेट बैंकिंग या जो भी क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहें वो अपना ही यूज करें। कभी कभी कुछ लोग दूसरों का कार्ड यूज कर लेते हैं तो बाद में उनको रिफंड लेने में काफी प्रॉब्लम आती है। और कुछ लोग उनको इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं कि हाँ ये जो पैसा है वो रिफंड आ गया है। वो बार बार उनको फॉलो करते हैं, उनसे पूछते हैं। हमारे पास भी काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं कि सर वो पैसा रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर हमसे कंफर्म करने के बाद वो उनसे बात करते हैं, फिर भी वो टाल मटोल करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो काउंसलिंग है लास्ट ईयर स्टार्ट हुई 27 से इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले बेसिक सा रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट है और जो चॉइस फिलिंग है उसका जो टाइम दिया गया था वो दिया गया था अप टू 2 नवंबर तक। ऐसे ही जो आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो भी थी 2 नवंबर तक, लेकिन जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होती है उसका जो टाइम था दैट वाज अप टू 11:59 PM। और जो आपका रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट है, चॉइस फिलिंग है वो क्लोज हो गई थी 5 PM पे एज पर सर्वर टाइम। सर्वर का जो टाइम है आप मान के चलें लगभग लगभग जो हमारा नॉर्मल टाइम होता है उससे 10 मिनट लेट चलता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो भी चीज़ें हैं उनको आप टाइमली कर लें। इसके बाद क्या होगा, जो इन लोगों ने चॉइस फिल की है, जो भी आपने चॉइस फिल की है उसके बेसिस पे आपकी सीट की प्रोसेसिंग होगी और सीट का अलॉटमेंट हो जाएगा। जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था लास्ट ईयर दैट वाज ऑफ 5 नवंबर। इनमें से कुछ चीज़ें चेंज हुई थी, पोस्टपोन हुई थी, तो मैं उसको अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू कि लगभग लगभग क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे कैसा शेड्यूल रहेगा, ताकि आपके माइंड में एक ब्रॉड मैप हो, आपको पता हो कि स्टेप्स क्या होते हैं। डेट हो सकता है कि ये जो 27 से स्टार्ट हुआ तो हो सकता है कि इस बार 25 से भी स्टार्ट हो जाए, और हो सकता है कि ये सेम भी रहे। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। आपने इसके पीछे की जो लॉजिक है उसको आपने समझना है, कि प्रोसेस को आपने समझना है कि कैसे कैसे होगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद जैसे ही राउंड खत्म हो जाएगा आपको रिपोर्टिंग का टाइम मिला 12 नवंबर को। मीनवाइल जो भी स्टेट्स हैं वो अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। जितने भी स्टेट और यूटीज हैं लगभग सब में अपनी काउंसलिंग होती है, चाहे वो आसाम हो, चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्रा हो। जितने भी स्टेट्स रहते हैं वो अपने लेवल पे अपना काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर देंगे। अब पेरेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि वो अलग अलग साइट पे जाके उनको पहले ढूंढना पड़ता है, कई बार तो पता भी नहीं चल पाता है कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमारा जो एक आर्टिकल है इसमें सारे स्टेट जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी सबकी डिटेल हमने एक ही आर्टिकल में दी है। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर MBBS। तो ये जो आर्टिकल खुल जाएगा, इस आर्टिकल के एंड में हमने दिया है कि जो टोटल आपका जितने भी स्टेट और यूटीज हैं जो अपनी काउंसलिंग कराते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, इनफैक्ट किस किस स्टेट में कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं, कौन सा कॉलेज कब स्टार्ट हुआ, क्या उनकी लास्ट ईयर कट ऑफ थी और क्या इस बार उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, ये भी हमने स्टेट वाइज यूटी वाइज मेंशन किया है। आप चाहें तो इनकी अलग अलग वीडियोस देख के अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ये हमने यहाँ दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये आसाम का है, आंध्रा, बिहार, ऐसे जितने भी स्टेट और यूटीज हैं लगभग लगभग हमने सबको कवर किया है। और यहीं से आपको ऑफिशियल वेबसाइट का भी पता चल जाएगा, आप वहाँ डायरेक्टली जाके भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि सबसे पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी, फिर स्टेट की काउंसलिंग होगी। अब स्टेट में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। किसी भी स्टेट के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं या मेडिकल कॉलेज हैं उनकी काउंसलिंग स्टेट कराता है।
गवर्नमेंट की जितनी जो सीटें 15% के बाद बची, उनकी सबकी काउंसलिंग स्टेट कराएगी। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हैं, उनकी जो काउंसलिंग कराएंगे वो कराएंगे स्टेट और यूटी। अब बात आती है कि जो अपना दिल्ली है, दिल्ली एक यूटी है, इसकी काउंसलिंग कौन कराता है? तो दिल्ली में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ दो तरीके से काउंसलिंग होती है। जो कॉलेज आते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर में, उनकी काउंसलिंग आईपी यूनिवर्सिटी कराती है, दो कॉलेजों को छोड़ के। जो 3 कॉलेज हैं जिनकी काउंसलिंग आईपी यूनिवर्सिटी कराती है, उसमें डॉक्टर बीएसए, दैट इज भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज रोहिणी में जो सिचुएटेड है वो। इसके अलावा आर्मी मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज माना जाता है, जिसकी फीस रहती है लगभग 4,40,000 रुपये। उसमें कुछ अलग रूल्स होते हैं, उसको भी एक बार आप चेक कर लेंगे। इसके अलावा जो होता है एनडीएमसी, इसकी जो काउंसलिंग है वो आईपी यूनिवर्सिटी कराती है। बाकी जितने कॉलेज बच जाते हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेज आते हैं, उनकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा से ही होती है अप टू 3rd लेवल। बाद में अगर सीट बच जाती हैं तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जितने भी स्टेट हैं, क्या हमें सब में अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? यस। जिस भी स्टेट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जहां भी आपको लगता है कि आप एडमिशन ले सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ये आइडिया लेना है कि आप कौन कौन से स्टेट में जा सकते हैं। मैं आपको साथ साथ एक चीज़ और भी क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट सभी बच्चों के लिए ओपन हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्टली जाके पार्टिसिपेट करके काउंसलिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। उसका एग्जांपल है पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, एमपी। एमपी में कंडीशन क्या होती है और पंजाब में कंडीशन क्या होती है कि पहले वो अपने स्टेट वाले बच्चों को एडमिशन देते हैं। इन केस अगर कोई सीट बच जाती है तो दूसरे स्टेट के बच्चे भी आके एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस कम होते हैं। या जिन कॉलेजों की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होता है, जो स्टेट के बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, उस केस में कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो दूसरे स्टेट के बच्चों को एडमिशन मिलता है। लेकिन गुजरात में और महाराष्ट्र, गुजरात में तो कोई भी एलिजिबल नहीं है बाहर का बच्चा, सिर्फ एनआरआई सीट को छोड़ के। एनआरआई से मैंने पहले भी बताया है कि जिन बच्चों का सपना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने का, वो बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं लो स्कोर में भी। ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं? ऐसे स्टेट में आता है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आपका चंडीगढ़, इसके अलावा पुडुचेरी। आप चाहें तो गुजरात के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एनआरआई कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा गुजरात में अगर कोई दूसरे स्टेट का बच्चा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेगा तो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको क्लोज स्टेट कहा जाता है। इसी तरीके से उड़ीसा को भी क्लोज स्टेट कहा जाता है, वहाँ दूसरे स्टेट का बच्चा एलिजिबल नहीं है। तब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें हर स्टेट में काउंसलिंग करनी चाहिए, हर स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो मेरा आंसर है नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए सबसे पहले तो आपको कुछ कॉलेजों की एक लिस्ट बनानी चाहिए। आपको अभी तक आइडिया हो गया होगा कि आपका कितना स्कोर आ सकता है, और जब आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आंसर की आ जाएगी तो आपको एक एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि कितने नंबर आपके आने वाले हैं। अगर हम ओवरऑल इंडिया में देखें तो ऑल इंडिया कोटा में लास्ट ईयर जो कट ऑफ था दैट वाज 611 फॉर जनरल कैटेगरी। स्टेट में हम बात करें, कुछ स्टेट तो ऐसे होते हैं जिसमें ऑल इंडिया से भी कट ऑफ ज़्यादा थी। उसमें एक दिल्ली भी आता है, उसमें राजस्थान भी आता है, उसमें बिहार भी आता है। हालांकि हरियाणा में कट ऑफ थोड़ी सी नीचे चली गई थी बाद में मॉकअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में, और यूपी में भी 610-11 तक एडमिशन मिला था। तो कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो इन बच्चों को पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए। सब बच्चों को एक आइडिया हो जाएगा कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जिन बच्चों को देखना है कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है तो हमें कौन से राउंड में लेना है, कहाँ लेना है, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको कौन सा स्टेट चूज करना चाहिए अगर आप अपने स्टेट को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाने
चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने बताया है कि कौन से स्टेट को आपको चूज करना चाहिए। उसके वीडियो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि प्राइवेट कॉलेजों में क्या हमें सारे स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, तो नहीं। जिन जिन स्टेट के आपको कॉलेज पसंद है, जहां जहां आप एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ उन स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। साथ में आपको वहां की रजिस्ट्रेशन फीस भी चेक कर लेनी चाहिए कि उस स्टेट में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए फीस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स के लिए जो फीस रहती है वो रहती है 2 लाख रुपए, और जो आपकी बीडीएस जो कोर्स है उसके लिए फीस रहती है वो रहती है 1 लाख रुपए। हरियाणा की फीस की बात करें, काउंसलिंग की फीस की बात करें, वो रहती है आपकी 1 लाख रुपए। राजस्थान की बात करें तो वहाँ रहती है आपकी 1 लाख रुपए। तो आपने ये देखना है कि कहाँ आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी के नॉर्म थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यूपी की काउंसलिंग के हिसाब से अगर आपको काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिल जाता है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप उस कॉलेज को ज्वाइन करेंगे तो आपको जो फीस है वो आपको वापस मिल जाएगी। जो दूसरा है कि आप क्या करेंगे, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप चाहते हैं कि आपको वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो आपके पास एक ही तरीका है, आप दोबारा से काउंसलिंग करेंगे और दोबारा से ही आपको काउंसलिंग की फीस देनी पड़ेगी। हरियाणा की मैं बता दूं, हरियाणा में जो काउंसलिंग फीस होती है उसका रिफंड होने में कभी कभी 1 साल भी लग जाता है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। अभी भी जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक भी पेरेंट्स ने जो पैसा जमा कराया था वो पैसा अभी तक वापस नहीं आया है। तो कहीं भी आप काउंसलिंग करते हैं तो उसकी पहले प्रॉपर आपको नॉलेज ले लेने चाहिए। जो इनका लास्ट ईयर की जो काउंसलिंग का प्रोस्पेक्टस है उससे आप डिटेल चेक कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी काउंसलर की हेल्प भी ले सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको कौन कौन से स्टेट में जाना चाहिए, कहाँ काउंसलिंग करनी चाहिए, किसके कॉलेज अच्छे होते हैं, कहाँ के कॉलेज लेने से आपको फायदा रहेगा। तो अभी तक हमने बात की कि जो सबसे पहले जो काउंसलिंग होगी वो होगी आपकी ऑल इंडिया कोटा की, उसके बाद होगी स्टेट कोटा की। तो स्टेट में मैंने आपको बताया कि कौन पार्टिसिपेट करते हैं और उनके लिए तरीका क्या होता है। जैसे ही इसका सेकंड राउंड खत्म हो जाएगा उससे पहले ही आपका शेड्यूल रिलीज हो जाएगा ऑल इंडिया का सेकंड राउंड। अब दोबारा से हम बात कर लेते हैं कि अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर ये स्टार्ट हुआ था 18 नवंबर से, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो टाइम था, पेमेंट का जो टाइम था, दैट वाज अप टू 22 नवंबर। इनका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ लास्ट ईयर दैट वाज ऑन 25 नवंबर, और कॉलेज में जो रिपोर्टिंग का जो टाइम मिला दैट इज अप टू 2 दिसंबर। 2 दिसंबर तक आप कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते थे। 2 दिसंबर के बाद जैसे ये काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, इसके बाद क्या होंगी, जितनी भी सीटें यहाँ बच जाएंगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, वो सारी सीटें कहाँ चली जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं वही ट्रांसफर होंगी स्टेट कोटा में। बाकी की जो सीटें अभी भी ऑल इंडिया कोटा में ही रहेंगी, मतलब एमसीसी उनकी काउंसलिंग कराएगा। सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट की जो सीट थी, गवर्नमेंट कॉलेजों की सीट थी, वो इन केस अगर किसी कॉलेज में बच गई थी तो वो स्टेट को ट्रांसफर हो जाएंगी। अब स्टेट क्या करेगा, स्टेट में जो भी सीटें उनके पास रिपोर्टिंग करने के बाद बची फर्स्ट राउंड के बाद, प्लस जो ऑल इंडिया से जो सीटें आई, सारी सीटों के अगेंस्ट में स्टेट काउंसलिंग कराएगा सेकेंड राउंड की। जैसे ऑल इंडिया अपना शेड्यूल निकालता है, ऐसे हर स्टेट अपना शेड्यूल निकालता है। हमने अपने जो आर्टिकल है, जो मैंने अभी आपको आर्टिकल दिखाया था, इसमें जब आप पढ़ेंगे तो मैंने सब स्टेट का टेंटेटिव शेड्यूल भी दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कब कब शेड्यूल निकलता है, कैसे कैसे शेड्यूल निकलता है, और कौन कौन सी चीजें उसमें होती हैं, किन किन चीजों का आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद जो आता है, थर्ड आता है आपका, दैट इज नोन एज मॉप अप राउंड। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, देन मॉप अप राउंड।
कभी कभी मॉपअप राउंड के बाद एक्सटेंडेड मॉपअप राउंड भी होता है, और जो लास्ट राउंड होता है दैट इज योर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जिसको हमने मेनली आज कंसिडर करना है। लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से फेजेज होते हैं, और लास्ट में जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है वो भी आपको जानना जरूरी है। तो जब स्टेट का सेकंड राउंड फिनिश हो जाता है तो आपका मॉपअप राउंड स्टार्ट होता है ऑल इंडिया लेवल का, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट की कोई सीट नहीं है। यहाँ जो मॉपअप राउंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा जिपमर के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ होगा आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में दो ही तरीके की सीट होती हैं, या तो मैनेजमेंट की सीट होती है या एनआरआई कोटा की सीट होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ भी आपने सुना होगा कि कुछ कॉलेजों में बुकिंग से एडमिशन हो जाते हैं या लो स्कोर में भी एडमिशन होते हैं, ये सारे के सारे जो एडमिशन होते हैं वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में होते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि आजकल सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, फिर कुछ लोग कैसे पहले बुकिंग कर लेते हैं, कैसे वो कंफर्म एडमिशन दे देते हैं। मैं उसका तरीका बता देता हूँ कि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें, या जितने भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें एनआरआई कोटा होता है। एनआरआई कोटा की फीस सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फीस रहती है 20 लाख, 22 लाख या 25 लाख रुपए। बाकी सबकी जो फीस रहती है वो 35 लाख से लेके 50 लाख तक भी फीस रहती है। अब आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी बच्चा काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करके 50 लाख पर एनम वाली सीट नहीं लेगा। इसी तरीके से जिन लोगों ने हमारा आर्टिकल देखा होगा कर्नाटका का, मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगा, अगर उस वीडियो को भी देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, कि कर्नाटका में जो एडमिशन होता है, कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेज में 4 तरीके की सीटें होती हैं। एक तो गवर्नमेंट कोटा होता है वहाँ के स्टेट के बच्चों के लिए जिनके पास स्टेट का डोमिसाइल है। दूसरी सीट होती है प्राइवेट सीट जिसकी फीस रहती है 9,94,000 रुपये। तीसरी और जो चौथी कैटेगरी की सीट होती है उसमें होती है मैनेजमेंट की सीटें और एनआरआई की सीटें। यहाँ की जो मैनेजमेंट की सीट है और जो एनआरआई की सीट है उसकी फीस आप मान के चलें 20 लाख से लेके 60 लाख रुपए पर एनम तक की फीस होती है। कुछ लोग या कुछ कॉलेजेस जानबूझकर इतनी फीस रखते हैं ताकि जो उनकी सीटें हैं, जो एनआरआई कोटा की सीटें हैं, मैनेजमेंट कोटा की सीटें हैं, वो खाली रह जाएं, उसमें कोई बच्चा एडमिशन ना ले। कुछ कॉलेज क्या करते हैं, वो अपने यहाँ बैंक गारंटी की कंडीशन लगा लेते हैं, तो कुछ बच्चे उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इवन उनका स्कोर अच्छा रहता है, उसके बावजूद भी वो उस कंडीशन को फुलफिल ना करने के कारण वो सीटें उनकी खाली रह जाती हैं, और लास्ट में जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो सारी जो सीटें हैं वो हैंड ओवर कर देती है रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी को, या अगर स्टेट में जो कॉलेज होगा तो स्टेट हैंड ओवर कर देगा कॉलेज को। डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो आपकी एमसीसी हैंड ओवर कर देगी डीम्ड यूनिवर्सिटी को। अगर प्राइवेट कॉलेज है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो जो स्टेट अथॉरिटी है वो लास्ट में अगर वो सीटें खाली रह जाती हैं तो वो उनको ऑथराइज कर देती हैं कि आप अपने तरीके से इनकी काउंसलिंग करिए। हालांकि उनको बोला जाता है कि आपको एक पूरा उसके लिए प्रोसीजर को फॉलो करना है, आपने उसकी जो लास्ट डेट है उसको मेंशन करना है, किन किन बच्चों ने अप्लाई किया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग जानबूझ करके ऐसा शेड्यूल बनाते हैं कि जिनकी डेट क्लैश होती है। क्योंकि आप मान के चलें कि लास्ट डेट, अगर मान लिया, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि लास्ट ईयर अगर 15 जनवरी लास्ट डेट थी, या मान लेते हैं 31 दिसंबर लास्ट डेट है 2020 में, तो आपको जो काउंसलिंग मिलेगी वो ज़्यादातर कॉलेज करेंगे, उनकी कोशिश रहेगी वो 30th और 31st को ही काउंसलिंग करेंगे। तो उस टाइम सारी जगह काउंसलिंग चल रही होगी, चाहे वो गवर्नमेंट के कॉलेज हों, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हों, चाहे वो डीम्ड कॉलेज हों, तो सारे बच्चे सारी जगह नहीं पहुंच सकते। अब आपके लिए मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि आप कौन सी जगह जाएं, आप कौन से कॉलेज के लिए काउंसलिंग करें, कौन से कॉलेज में जाके पार्टिसिपेट करें। उसमें आपके पास गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और प्राइवेट के भी हो सकते हैं। आप गवर्नमेंट के लिए जाते हैं तो आपके लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है। जैसे आपने लास्ट ईयर सुना होगा कि जो आपका एम्स मेडिकल कॉलेज है जोधपुर का, उसमें किसी बच्चे का एडमिशन हुआ था 628 पे। अब आप ये समझ सकते हैं कि इस बच्चे को कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ से कोई सीट खाली रहने वाली है, तभी उसने अपनी जो सीट है पहले की उसको लीव कर दिया होगा।
क्योंकि कंडीशन ये रहती है कि अगर आपने काउंसलिंग में जाना है स्टे वैकेंसी राउंड की, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके हाथ में कोई भी सीट नहीं होनी चाहिए। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, पहले हम ले चलते हैं आपको। लास्ट ईयर का जो स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल था वो कुछ इस तरीके से था। एमसीसी ने ये निकाला था, डेट थी 5 जनवरी। अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड। मैं सिर्फ और सिर्फ जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ही हाईलाइट करता हूँ। पहली कंडीशन क्या होती है कि ये जो राउंड होता है ये ऑफलाइन राउंड होता है। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे सारे कॉलेज की काउंसलिंग एक साथ कर सकें। तो फिजिकली आपको वहाँ प्रेजेंट रहने पड़ेगा, कैंडिडेट को ही प्रेजेंट रहना पड़ेगा विद ऑल डॉक्यूमेंट्स, विद फीस। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है और आप डुप्लीकेट या फोटोस्टेट लेके वहाँ कहें कि मैं पहले एडमिशन ले लेता हूँ फिर उसकी सीट को मैं वेकेट कर दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इस राउंड में सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जिनके पास, मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या कंडीशन होती है। कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। कौन कौन से कैंडिडेट उसमें एलिजिबल नहीं होते हैं? ये ऑल इंडिया की बात है, तो इन्होंने कहा है कि नॉट रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ऐसा बच्चा जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो। तो मेरे को लगता है कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने या तो राउंड 1 में या राउंड 2 में या मोपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा। तो ये कंडीशन तो हम छोड़ ही देते हैं। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, कैंडिडेट्स ऑलरेडी होल्डिंग ए सीट इन राउंड 1, राउंड 2 और एंड मोपअप राउंड। अगर किसी के बच्चे के पास राउंड 1 में या राउंड 2 में या मोपअप राउंड में कोई सीट है तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। यही कंडीशन स्टेट में भी होती है। अगर स्टेट में आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं तो आपके हाथ में उस टाइम तक कोई भी सीट नहीं रहनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लिया किसी स्टेट में 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं या 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और फर्स्ट या सेकंड राउंड में आपको आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला। हालांकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला, लेकिन जो कॉलेज था वो वहाँ के जो कॉलेज हैं उसमें सबसे नीचे के पायदान पे था और वो आपको कॉलेज पसंद नहीं है। आपने सिर्फ इसलिए कॉलेज ले लिया कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो अब आप अगर स्टे वैकेंसी में जाते हैं तो या तो आप उस सीट को सरेंडर करेंगे तभी उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को एक मौका देते हैं, जबकि ज्यादातर स्टेट में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। वो ये कहते हैं कि पहले जो सीट आपके हाथ में है उसको छोड़ दीजिए आप, ताकि जिस दिन काउंसलिंग हो हम पहले से बता सकें कि ये इन कॉलेजों में सीटें खाली हैं, उसके लिए हम एक साथ काउंसलिंग करा सकें। तो ऐसे में कंडीशन ये आती है कि बच्चे को ये डिसाइड करना मुश्किल रह जाता है कि क्या अभी जो मेरे पास सीट है क्या मेरे को वो छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको कहीं रिलायबल सोर्सेज से अपने खुद की जानकारी से ये पता चल जाता है कि जो अच्छे कॉलेज हैं, जो रेपुटेड कॉलेज हैं, उसमें सीट बची हुई है और आपके स्कोर पे वहाँ एडमिशन आ सकता है, तब आप उस सीट को छोड़ देते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में जाने से पहले और वहाँ एलिजिबल हो जाते हैं स्टे वैकेंसी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो ये बच्चा था जिसको 628 पे एडमिशन मिला, इसने या एग्जैक्टली 623 पे एडमिशन मिला था, जबकि राउंड 1 में जो उसका कट ऑफ था एम्स जोधपुर का दैट वाज 677। राउंड 2 में भी जो कट ऑफ था दैट वाज 677। मोपअप राउंड में जो कट ऑफ था 675 और स्टे वैकेंसी राउंड में 623 वाले कैंडिडेट को एडमिशन मिला। हालांकि मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कहीं ना कहीं इस बच्चे को यह जानकारी होगी कि यहाँ सीट खाली रह जाएगी या कोई बच्चा यहाँ से सीट खाली करेगा और उसके अगेंस्ट में आप अगर चाहें तो वहाँ पार्टिसिपेट करें और अगर आप लकी रहेंगे तो वहाँ आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम
एम्स नागपुर की बात करें तो वहाँ फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ थी दैट वाज 658, सेकंड राउंड में जो कट ऑफ थी दैट वाज 657, मोपअप राउंड में जो कट ऑफ थी दैट वाज 655 और मोपअप राउंड में यही कट ऑफ रहेगी थी 621। राजकोट की बात करें गुजरात में राउंड 1 में जो कट ऑफ था 655, राउंड 2 में जो कट ऑफ था 645, राउंड 3 में जो कट ऑफ था 636 और स्टे वैकेंसी राउंड में जो एडमिशन मिला राजकोट में दैट वाज 611। बठिंडा की बात करें तो बठिंडा में मोपअप राउंड तक जो कट ऑफ थी दैट वाज 648 और स्टे वैकेंसी राउंड में जो एडमिशन मिला 616। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस इन मोपअप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड। तो जो लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं या जिन लोगों के थोड़े से रेफरेंसेज हैं या जो अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं या किसी भी रेफरेंस के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड में किन किन कॉलेजों में सीट बची हुई है और कहाँ जाने से आपको सीट मिल सकती है, तो ये आपके लिए एक मिरेकल की तरह हो सकता है। ऐसा ही जिपमर में भी हुआ है, ऐसा ही आपका सीएमसी वेल्लोर में भी हुआ है। सीएमसी वेल्लोर का आपने सुना होगा 2019 में एक बच्चा था जिसका स्कोर मात्र था 465 465। उस बच्चे को एडमिशन मिला स्टे वैकेंसी राउंड में। अब आपको क्या लगता है कि उससे पहले के किसी बच्चे ने अप्लाई नहीं किया, सब बच्चे ये सोच के बैठ गए कि वहां सीट खाली नहीं रहेगी? उसका रीजन ये होता है कि उस बच्चे को किसी ना किसी ने गाइड किया होगा कि यहाँ सीट खाली होने वाली है और आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा है उस दिन काउंसलिंग होगी, इतने बजे काउंसलिंग होगी, आप आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं ये किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, ना ही मेरा ये किसी के ऊपर शक है कि इसमें कोई धांधलेबाजी होती है, कुछ होती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है, किसी न किसी की जानकारी, किसी न किसी की कुछ रेफरेंस वो हेल्प करता है। तो अगर आप सक्षम हैं, जो रेपुटेड कॉलेज हैं, जो अच्छे कॉलेज हैं, उसमें अपने रेफरेंसेस या कोई जानकार डॉक्टर जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या उस दिन वो जाके फिजिकली वहाँ प्रेजेंट रहें, आपको बता दें कि इस कॉलेज में आज इतनी सीटें हैं, इतने बच्चे यहाँ आए हैं, उसके हिसाब से आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, इसके लिए जो दिन होते हैं वो मुश्किल से 3 दिन, अदरवाइज 2 दिन का टाइम मिलता है। जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, जितने भी प्राइवेट कॉलेज जिसमें एडवांस बुकिंग से लेके कंफर्म एडमिशन होता है, उन सब में इसी तरीके से एडमिशन होते हैं। लेकिन ये सिर्फ पॉसिबल तभी है अगर वहाँ सीटें बची हैं तो। अब कोई कहे कि क्या यूपी में पॉसिबल है, तो यूपी में पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। उसके पीछे क्या है कि यहाँ ना तो आपके पास एनआरआई कोटा है जिसकी फीस ज़्यादा रहेगी और आपकी फीस ज़्यादा रहने की वजह से सीट बच जाएंगी, तो या तो ये सिर्फ जो प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी फीस ज़्यादा रहती है, और यहाँ दूसरी बात क्या रहती है कि यहाँ की जो काउंसलिंग होगी, इवन प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड कॉलेज तो खैर एक ही है यहाँ, उसकी काउंसलिंग तो रिस्पेक्टिव स्टेट में ही होगी। उसके लिए क्या होगा कि जो उनकी काउंसलिंग अथॉरिटी है लखनऊ, वही उनकी काउंसलिंग कराती है, तो सब बच्चों को एक ही जगह से पार्टिसिपेट करना पड़ता है। रिस्पेक्टिव कॉलेज में वो काउंसलिंग नहीं होती है, लेकिन किसी किसी स्टेट में जैसे कर्नाटका है, वहाँ इंडिविजुअल कॉलेज को अथॉरिटी दे दी जाती है और वो अपने लेवल पे काउंसलिंग करते हैं और वो एडमिशन हो जाते हैं, कंफर्म एडमिशन हो जाते हैं। अब मैं हरियाणा का आपको एग्जांपल बताता हूँ। हरियाणा में लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुई मोपअप राउंड की या स्टे वैकेंसी राउंड की, उसमें मैं ये कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें कोई भी क्लियरिटी नहीं थी। एक दूसरी बड़ी बात क्या होती है कि जिस टाइम काउंसलिंग होती है उस टाइम सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स को ही अलाउ किया जाता है काउंसलिंग हॉल में। किसी भी पेरेंट को वहाँ परमिशन नहीं होती है। सारे पेरेंट्स बाहर ग्राउंड में अपना जो नीचे उनका बैठने का, कोई ना वहाँ बैठने का प्रोविजन होता है, ना वहाँ कोई पानी की कोई फैसिलिटी होती है, किसी तरीके की कोई फैसिलिटी पेरेंट्स के लिए नहीं होती है। वो अपने तरीके से अरेंज करें, धूप में खड़े हों, छाया में खड़े हों, बारिश में खड़े हों, जैसे भी खड़े हों, आपकी मर्जी है। आप वहाँ खड़े रहिए, आप इंतजार करते रहिए। आपको बाहर ना कोई डिस्प्ले बोर्ड मिलेगा, किसी भी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन बाहर
नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले नहीं होगी, जिससे आपको ये पता चले कि अभी जो नेक्स्ट बच्चा है उसके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, ताकि वो पहले से माइंड मेकअप कर सके और डिसाइड कर सके। कुछ लोगों ने ये भी संदेह जताया या एलिगेशन लगाए वहाँ की काउंसलिंग अथॉरिटी पर कि इस बार जो काउंसलिंग हुई मॉपअप राउंड में या स्टे वैकेंसी राउंड में, उसमें काउंसलिंग को 2 घंटे डिले कर दिया गया। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि वो लोग वेट कर रहे हैं किसी के आने का। किसी के आने से मतलब है कि जो काउंसलिंग करा रहे हैं या तो वो उनका वेट कर रहे हैं। जब आपको पता है कि आपने हजारों बच्चों को बुलाया हुआ है काउंसलिंग करने के लिए, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है। जब कोई कैंडिडेट अगर टाइम से नहीं पहुंचता है और वो अपने चांस से मिस कर सकता है, उसका करियर स्पॉइल हो सकता है, उसकी सीट रह सकती है, तो मैं समझता हूँ कि जो काउंसलिंग अथॉरिटी के लोग हैं वो टाइम से पहुंच गए होंगे। अगर वो लोग टाइम से पहुंचे थे तो उन्होंने 2 घंटे तक किसका इंतजार किया? तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि कुछ बच्चे जिनको उन्होंने एडमिशन देना था और जिन्होंने ऑलरेडी किसी दूसरी जगह एडमिशन ले लिया है, तो वो वहाँ से अपना एडमिशन करा के जो भी वहाँ की फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ से लेने के लिए गए हुए हैं। उनको आने में टाइम लग रहा है, उसके लिए काउंसलिंग लेट हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो काउंसलिंग अथॉरिटी है उनको भी इन चीज़ों से बचना चाहिए, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। जब आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, तो आप डिस्प्ले बोर्ड क्यों नहीं लगाते हैं? पेरेंट्स को अंदर अलाउ क्यों नहीं करते हैं? उनका बैठने का इंतजाम क्यों नहीं करते हैं? बाकायदा 2 स्क्रीन होनी चाहिए, एक स्क्रीन अंदर होनी चाहिए, एक स्क्रीन बाहर होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी पता रहे ये सीटें खाली हैं, ये बच्चा अब अंदर गया है, इसने यहाँ एडमिशन लिया है, ये सीट अब फिल होगी, अब ये ऑप्शन बचे हैं। आपको सब आपने ऑफलाइन काउंसलिंग की, चलो मैं मान लेता हूँ ऑफलाइन काउंसलिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग में भी आप ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं, आप इन एलिगेशन से बच सकते हैं, आप जो एक्चुअल डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको सीट दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसी तरीके से हमने ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने आपको सीएमसी वेल्लोर का एग्जांपल बताया, 465 में वहाँ एडमिशन मिला। जामिया हमदर्द में भी 2020 में 2019 में जिन बच्चों का स्कोर काफी कम था उन बच्चों को भी एडमिशन मिला। लास्ट में कुछ सीटें खाली हुई, वो कैसे खाली हुई, वो सीटें क्यों खाली हुई, किसने खाली कराई या जानबूझ के खाली कराई गई, और उनकी जानकारी उन बच्चों को थी, उन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उनको इवन लेस देन 200 के स्कोर पे भी दिल्ली जैसे यूटी में बच्चों को एडमिशन मिला। तो मैंने आपको बार बार क्या बोला है कि स्टे वैकेंसी राउंड में कम स्कोर पे भी एडमिशन होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन होते हैं, एम्स जोधपुर जैसे मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसके ऊपर वॉच रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ सीटें खाली हुई, क्या उनकी मेरिट लिस्ट है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, कौन बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए या तो आप जागरूक रहेंगे या कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिले। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिल जाती है तो आप वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहें तो जो पुराने लोग हैं इस फील्ड में उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। उनका रीज़न क्या होता है कि उनके साथ नेटवर्क में बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। उनको मान लिया उनके सर्कल में 200, 400, 500 लोग हैं और वो एक-एक सेंटर को भी कवर करते हैं, तो एक उनको आइडिया रहता है कि आज इस सेंटर में टोटल इतनी सीटें हैं और लगभग इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो कहाँ जाने से आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया, हमारा जो टॉपिक था स्टे वैकेंसी राउंड, हमने डिस्कस किया कि स्टे वैकेंसी राउंड क्या होती है, कौन बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं, क्या क्या इनके फेजेस होते हैं, क्या क्या इनके प्रोसेस होते हैं, क्या इनके फायदे होते हैं, क्या इनके नुकसान होते हैं। तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी राउंड 1 की, उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग होगी, इसके बाद ऑल इंडिया का राउंड 2 होगा, उसके बाद आपका स्टेट का राउंड 2 होगा। इसके बाद अगर सीटें बच जाती हैं तो स्टेट अपने लेवल पे काउंसलिंग कराएगा, मॉपअप राउंड। इसी तरीके से जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिपमर है, एम्स है, ईएसआई है, उनके लिए जो काउंसलिंग कराएगी वो एमसीसी कराएगी। फिर भी अगर सीटें बच जाती हैं तो कभी कभी उसका नाम दिया जाता है एक्सटेंडेड मॉपअप राउंड, और कभी कभी अगर सीटें बच जाती हैं
तो वो रिस्पेक्टिव कॉलेज या रिस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को वो सीटें हैंड ओवर कर दी जाती हैं। इसी तरीके से अगर स्टेट में बात करें तो वो किसी किसी स्टेट में ऐसा होता है जो रिस्पेक्टिव कॉलेज उसके लिए काउंसलिंग कराते हैं, लेकिन किसी किसी स्टेट में एक सेंट्रल काउंसलिंग होती है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में आप काउंसलिंग करें जहां आपके सीट मिलने के चांसेस हैं, ताकि आपका टाइम भी सेव हो, ताकि आपका मनी भी ब्लॉक ना हो, आपको एक अच्छी सीट मिल सके और आप एक अच्छा करियर बना सकें। टाइम अभी कम बचा है, सिर्फ 1 महीना आपका बचा है, तो अच्छे से तैयारी करते रहेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मैं एक चीज़ और भी आपको शो करना चाहता था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि काउंसलिंग अथॉरिटी कौन कौन सी रही थी लास्ट ईयर। जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी एम्स के कॉलेज होंगे उनकी जो काउंसलिंग होगी वो एम्स दिल्ली में होगी। इसके अलावा जो आपका वर्धमान महावीर जो है और जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इनकी जो काउंसलिंग हुई थी, और जो ईएसआई का जो डेंटल कॉलेज है वो कराया था आपका वर्धमान महावीर ने। एमएएमसी, एमएआईडीएस, यूसीएमसी, एलएचएमसी, इनकी जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन्होंने इसकी काउंसलिंग कराई थी। इसके अलावा एएमयू में जो सीटें बची थी उसकी काउंसलिंग एएमयू कराता है। बीएचयू की काउंसलिंग वो खुद कराते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो रिस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी को दे दी जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर डीम्ड यूनिवर्सिटी आपके अलग से काउंसलिंग कराएगी, इसीलिए वहाँ क्योंकि एनआरआई कोटा सीट होता है तो कुछ लोग वहाँ पहले से ही बोलते हैं कि वहाँ कन्फर्म एडमिशन हो जाएगा आपका। तो उसका रीज़न यही होता है कि फ़ीस ज़्यादा होती है, बहुत सारे बच्चे टर्न अप नहीं होते हैं उन सीटों के लिए, और बाद में वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका एडमिशन कैसे करें। हालांकि वो मेरिट बनाते हैं, मेरिट के बेसिस पे एडमिशन मिलता है, लेकिन क्योंकि फ़ीस ज़्यादा होती है तो बहुत सारे बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए कम स्कोर वाले बच्चों को भी हाई बजट में एडमिशन मिल जाता है। इसी तरीके ईएसआई की जो काउंसलिंग थी, ईएसआईसी की जो अथॉरिटी है वो काउंसलिंग कराएगी। जिपमर, दोनों ओपमर और जो उनके 2 कोटा होते हैं जिसमें ऑल इंडिया का बच्चा का पार्टिसिपेट करता है, और जो एक उनकी इंटरनल सीट्स होती हैं। इंटरनल सीट का जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे तक जाता है उनका। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी आपको बता दूंगा। अगर मैं आपको लास्ट ईयर की बात करूं, लास्ट ईयर जो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ था जिपमर का इंटरनल कोटा में, वो था 573। ओबीसी कैटेगरी में था 569। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 354 354 मार्क्स वाले बच्चे को भी एडमिशन मिला था। एससी कैटेगरी में जो एडमिशन मिला वो 442 वाले कैंडिडेट को मिला। एसटी कैंडिडेट को एडमिशन मिला 146 को। मैं आपको बता देता हूँ कि जिपमर कराईकल में लास्ट ईयर स्टे वैकेंसी राउंड में 19 सीट्स वेकेंट थी, जिसमें एक एनआरआई की सीट थी, 2 ईडब्ल्यूएस की सीट थी, जनरल कैटेगरी में 6 सीट थी, ओबीसी कैटेगरी में 6 सीट थी, एससी कैटेगरी में 4 सीटें थी जो वहाँ लेफ्ट ओवर रह गई थी। अगर मैं कराईकल कैंपस की बात करूं तो वो जो इंटरनल वहाँ कोटा था उसमें जो कट ऑफ थी दैट वाज 562 जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ थी दैट वाज 323। एससी कैटेगरी में थी 421 और ओबीसी कैटेगरी में थी 553। अगर हम बात करें जिपमर कराईकल कैंपस में सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ थी ओपन कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 659, ओबीसी कैटेगरी में 655, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 647, एससी कैटेगरी में 606, एसटी कैटेगरी में 583। तो इस तरीके से यहाँ कट ऑफ थी। आप चाहें तो मैंने जैसे आपको बताया कि स्टेट वाइज आप चेक करना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है इसमें हमने लिंक भी यहाँ शेयर किया है। यहाँ से आप चाहें तो स्टेट वाइज चेक कर सकते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं, कितनी फीस रहती है, कितनी कट ऑफ रहती है, ताकि आप एक माइंड मेकअप कर सकें और जो भी आपका सपना है उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी पसंद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपका जो ड्रीम कॉलेज है उसमें एडमिशन दिलाने में हम कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।